ऐसा क्या कर सकते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सर पर? मेहनत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। सर कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज जो भी लास्ट तो मतलब मैं 40-45 ईयर्स जनरली के। देखो ज्यादा इसमें आप फोकस कर सकते हो पॉलिटी पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे और करंट अफेयर्स पे। जैसे जो जो वो तो हम कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स। यस सर। बीच में कोई कुछ दिन मैं देखता हूँ, 2-4 दिन के बाद एक टेस्ट रख लेते हैं छोटा सा एमसीक्यू करंट अफेयर्स का, है ना। जी तो सर। थोड़ा पढ़ के आएंगे आप लोग। बाकी देखो और क्या है, और ज्योग्राफी 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 वगैरह है तो वो भी कर लो साथ में थोड़ा बहुत, है ना। ज्योग्राफी जी हो सर। गया, इकोनॉमी इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यस सर। इकोनॉमी को आप वैसे कर लो थोड़ा सा करसरी, मतलब देखो फोकस वहां पे लगाओ जहाँ रिटर्न ज्यादा है। तो पॉलिटी हिस्ट्री सबसे ज्यादा फोकस, फिर ज्योग्राफी का भी फैक्चुअल पार्ट जैसे इंडियन ज्योग्राफी होगी, है ना। रामसर साइट हो गई आपकी, नेशनल पार्क, ये सब चीजें। फिर आपका एनवायरनमेंट के कन्वेंशन हो गए कुछ, वो सब चीजें। और क्या है, साइंस टेक आप पोल्यूशन वगैरह से ही पढ़ लो, ज्यादा नहीं जाने की जरूरत इधर उधर। और आई थिंक ये करने से आप इतना करो ना, इतना ही कंसोलिडेट करो, ज्यादा मत भागो। जी जितना इतना भी हो जाएगा ना, जब इतना हो जाएगा फिर आगे की बात करेंगे। जी सर। अल्टीमेटली सारा पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होता, जो पढ़ा होता है वो याद होने से एग्जाम क्लियर होता है। सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर कर सकते हैं सर? आप अपने प्रिपरेशन टाइम में क्या किया करते थे? मैंने यार आईबी की तैयारी नहीं की थी, सच बताऊं तो। जी जी। ऑनेस्टली बताऊं, आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द आईबी। ऑनेस्टली, मतलब इफ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, यस सर। मैं जस्ट जा गया, हो गया लकीली मेरा। मतलब ऑनेस्ट बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी चल रही थी। जी जी। तो हो गया था, मतलब ऐसा दोनों बार ही ऐसे, मतलब हो गया, मतलब वही। तो द थिंग इज, इसमें थोड़ा सा ये कि वही ना कह रहा हूँ ना, एग्जाम में आपको टारगेटेड थोड़ा सा अप्रोच लेके चलोगे ना। जैसे जो चीजें पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट करो, और एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ लोगे तो हो जाएगा। यस सर। पढ़ने के साथ यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एज वेल। कई क्वेश्चन ऐसे आए होंगे, शायद वो पढ़े कहीं देखे भी नहीं होंगे, बट आपकी कभी स्कूल की नॉलेज, कभी कुछ कहीं पे कुछ पढ़ लिया होगा, कभी कोई न्यूज देख ली होगी, कभी किसी मूवी में कुछ ऐसा होगा जो आपको क्लिक करेगा वहां पे, कभी किसी फ्रेंड से बात की होगी। तो दीज एग्जाम्स आर कल्मिनेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। तो आपको उस सेंस में अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 2:30 ऑलरेडी हो गए। जिनको आना होगा फिर अब वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो यस्टरडे हमने थोड़ा सा पढ़ा था करंट अफेयर्स, फरवरी का ही कर रहे थे हम। टुडे वी विल स्टार्ट विद साइंस टेक का ही हम कंटिन्यू करेंगे। विल स्टार्ट विद द गगनयान मिशन। राइट। तो आपको पता ही है कि इसरो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो कैरिड आउट इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ क्रू मॉड्यूल इन द नेवीज वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि गगनयान मिशन है, लॉन्च कौन करेगा, इसरो करेगा। गगनयान, इट्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। क्रू मॉड्यूल रिकवरी, दिस इज नॉट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो बस ये याद रखो, क्रू मॉड्यूल विल बी अ हैबिटेबल पार्ट ऑफ द गगनयान स्पेसक्राफ्ट। दिस पार्ट यू नीड टू रिमेंबर, इट विल बी अ हैबिटेबल पार्ट ऑफ द गगनयान स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। और इन कंट्रास्ट जो सर्विस मॉड्यूल होगा विल बी अनप्रेशराइज स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होंगे? इट विल बी अ मैन स्पेस मिशन, 3 मेंबर्स। ठीक है, क्रू ऑफ 3। ऑर्बिट क्या रहेगा? 300 to 400 किलोमीटर। और 3 दिन का मिशन रहेगा। ये चीजें आपको बस याद रखनी है। 3 मेंबर्स, 300 to 400 किलोमीटर ऑर्बिट, मतलब डिस्टेंस रहेगा अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से, और 3 डे का मिशन रहेगा। फर्स्ट ट्रायल अनक्रूड होगा। ठीक है। तो 2023 के एंड में शायद अभी प्लान हो रहा होगा, और 24 के अर्ली 24 में दे आर गोइंग टू डू इट। और इसमें सेकंड में वो सेंड करेंगे व्योमित्रा, दैट जो क्या है, एक ह्यूमनॉइड है। ठीक है, एक डमी ह्यूमन। एंड देन फाइनली विद अ क्रू। सो फर्स्ट विल बी अनमैन, इट्स फर्स्ट टेस्ट ट्रायल विल बी अनमैन, द सेकंड विल गो विद व्योमित्रा, and the third will go with it will be crewed mission, 3 member crewed. Okay. अब इसकी लॉन्च व्हीकल कौन सी है ये भी याद रखना। MK3, लाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ठीक है। प्रीवियसली इसको GSLV Mark 3 कहते थे, GSLV Mark 3।
which is capable of launching 4-ton satellites in the geosynchronous transfer orbit. ठीक है, एक आपका geosynchronous होता है, एक geostationary होता है. ठीक है, geostationary में क्या होता है? It appears at the same place from the Earth. ठीक है. So mission will make India the 4th country to have human space flight capability after another 3 countries. कौन कौन सी countries हैं? एक तो US, then you have Russia, then you have China, and India becomes the, if it successfully does it, it will become the 4th country. 4th country to launch manned space mission. अभी चंद्रयान 3 तो आपने देख लिया सक्सेसफुल. अब ये फरवरी का करंट अफेयर है तो इसमें अपडेटेड नहीं होगा. वी विल स्टडी व्हेन वी कम टू दैट आल्सो. तो चंद्रयान के मॉड्यूल्स हम देखेंगे. एक तो लैंडर मॉड्यूल होगा. इसमें क्या है? रंभा, रेडियो ऑटोनॉमी मून हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. इट इज अ पार्ट ऑफ अ लैंडर मॉड्यूल. ठीक है. देन वी हैव अ चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मल physical experiment, so which will study the thermal properties of the lunar surface. बस ये दो नाम याद रख लो, रंभा एंड चेस्ट. इट इज रिलेटेड टू द चंद्रयान 3 मिशन. लॉन्च व्हीकल अगेन GSLV Mark 3. 3 स्टेज व्हीकल होगी with upper cryogenic stage, solid rocket boosters and core liquid stage. कैपेसिटी क्या रहेगी इसकी? 4 टन in GTO geosynchronous transfer orbit and 8 टन in LEO low earth orbit. लो अर्थ ऑर्बिट जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ISS, इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द साउथ पोल ऑफ मून इज चोजन एज अ प्रेफर्ड लैंडिंग साइट फॉर मोस्ट ऑफ द अपकमिंग लूनर मिशंस. तो इसका क्या है? साउथ पोल रिमेन्स इन द शैडो. ठीक है, विच इज मच लार्जर देन द नॉर्थ पोल. जब जैसे शैडो, जब सनलाइट का जो शैडो जोन होगा इसमें लार्जर होता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ज्यादा होगी क्योंकि इवेपोरेट नहीं हुआ होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर प्रेजेंस विल बी मोर. ठीक है. द रीजन हैज क्रेटर्स that are coal traps and may contain fossil record of early solar system. That also you have to understand. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलने की एक चांसेस हैं? हाइड्रोजन मिल सकता है, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी, सिल्वर एंड ऑल दीज थिंग. सो बेसिकली अब ये सवाल आता है कि व्हाई आर वी लॉन्चिंग दीज मिशंस? सो दीज मिशंस आर लॉन्च्ड टू अंडरस्टैंड the geology of moon, lunar surface, to have a better understanding of the formation of the solar system and the universe. So that is why we are investing so much in this. All right. Then we have a NISAR satellite, that is NASA ISRO synthetic aperture satellite. इसको भी low earth orbit में रखा है. It's a low earth orbit observatory by NASA and ISRO. NISAR will map the entire globe in 12 days. ये 12 दिन में पूरा ग्लोब को मैप करेगी. मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 days. ठीक है. एंड प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा. एंड वी प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द अर्थ इकोसिस्टम एंड आइस मास. ठीक है. बोथ L एंड S बैंड, ये बैंड्स होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिसमें हम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं. ठीक है. NASA will provide the L band radar, GPS and high capacity solid state recorder. ठीक है. NASA क्या प्रोवाइड करेगा इतना याद नहीं रखना, बस अंडरस्टैंड कर लो. इतनी टेक्निकल डिटेल्स कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में. बट L band radar, GPS and high capacity solid state recorder to store data. ठीक है. And ISRO is to provide S band radar, GSLV launch system and spacecraft for the mission. Okay. NISAR is expected to be launched कब? जनवरी 2024. कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर नियर पोलर ऑर्बिट. ठीक है. ये नियर पोलर ऑर्बिट में से लॉन्च होगा. नियर पोलर ऑर्बिट. नाउ द सिंथेटिक अपर्चर radar can penetrate clouds and darkness and enable the NISAR to collect accurate data. ठीक है. So clouds और dark, जब डार्क वेदर थोड़ा सा वो होगा, क्लमजी होगा, ग्लूमी होगा, तब भी इट विल बी एबल टू टेक snapshots and give a accurate picture of what is happening. ठीक है. L and S band के बारे में just a little bit we try to know. L band radars, they operate in a wavelength of 15 से 30 सेंटीमीटर. frequency 102 gigahertz. They are mostly used for
एयर टर्बुलेंस स्टडीज, ठीक है, एयर टर्बुलेंस स्टडीज। ऑलराइट, एंड जो आपकी एस बैंड रडार्स हैं, दे ऑपरेट इन अ वेवलेंथ ऑफ 8 to 15 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 to 4, ठीक है। सो इनकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि हाई है थोड़ी सी, तो अटेनुएशन नहीं होती। अटेनुएशन मींस लॉस इन सिग्नल, ठीक है, सिग्नल इजीली अटेनुएट नहीं होता, ठीक है। तो ये इनका एक रेंज बढ़ जाता है कंपेयर टू एस बैंड रडार्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसरो के अदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, बाकी मिशंस कैसे हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशंस बाकी कंट्रीज के साथ। सबसे पहले आ गया आपका तृष्णा, देन यू हैव लूपिक्स, देन यू हैव मेगाट्रॉपिक्स एंड देन यू हैव सरल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दीज आर। सो तृष्णा आपका जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो का, इसरो एंड नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस, CNES. So if somebody asks you what is the name of the space agency of France, it is CNES, National Center for Space Studies France, to launch an Earth observation satellite mission with thermal infrared imager. Okay, इसमें थर्मल ये इंफ्रारेड वेवलेंथ यूज की जाएगी इसमें। देन वी हैव लूपिक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, दिस इज अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड JAXA. JAXA is the space agency of जापान। तो ये किसके लिए, एक लैंडर भेजना है, कहाँ पे, लैंडर और रोवर मून के साउथ पोल में, चंद्रयान के बाद का मिशन था। फिर मेगाट्रॉपिक्स, ये अगेन CNES के साथ है आपका मेगाट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो तृष्णा अगेन विद CNES फॉर अर्थ सैटेलाइट मिशन, ल्यूपेक्स लूनर साउथ पोल with JAXA, Japanese you have this space agency. Then you have megatropics with CNES, French space agency, to study the tropical atmosphere climate change. Then you have SARL, that is satellite for Altica and Argos. ये इसरो CNS का है। ये किसके लिए, ओशन from space using altimetry. Altimetry technique से it will try to study the ocean bottom relief to understand the different morphological features and help understand in mineral exploration and other marine protection that can happen. Okay. WHO's pandemic treaty. अब pandemic आया, COVID आया, तो WHO was all around the place. So it published a zero draft of the pandemic treaty. अब क्या है ये, establishment of the network aims to set up global pandemic supply chain and logistics network. तो वैक्सीन को सप्लाई करने के लिए इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक, टू ईज आउट सच लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कि ट्रांसपोर्ट में या प्रोक्योरमेंट में वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम ना हो अगर फ्यूचर में such a situation arises again. Okay, it also focuses on enabling transparency and WHO pathogen access and benefit sharing. आपने अगर environment थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वहां पे होता है access and benefit sharing, ठीक है, arising out of the benefits that you derive from use of the biological or ecological substances. इसमें pathogen access and benefit sharing. Okay, then you have small satellite launch vehicle, SSLV. क्या SSLV? It is a second developmental flight of SSLV D2. It placed 3 satellites in precise orbit. Just a little bit about it. इसने कौन सी सैटेलाइट्स को भेजा? EOS 07, Earth Observation Satellite by ISRO. अब EOS क्या है? It's an Earth Observation Satellite launched by ISRO via SSLV D2. Then you have Janus. It's a technology demonstrator satellite by US based Antares and its Indian partners. ठीक है, इतना डिटेल आपको याद नहीं रखना है, जस्ट गेट अ रफ आइडिया, रीड इट वंस और ट्वाइस सो दैट एग्जाम में आए तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, just try to get a rough idea so that you're able to answer. Azadi Sat, a combined effort of 750 girl students across India, guided by space kids. ठीक है, तो ये याद रख लें. क्या है ये SSLV? क्या है? इट्स अ 3-stage launch vehicle of ISRO. Again, ISRO is all these space missions will be handled by whom? ISRO. अब ISRO के बनने से पहले विक्रम साराभाई he made this INCOSPAR. ठीक है, तो ISRO से पहले जब ISRO नेम पड़ा उसके पहले इसको INCOSPAR कहा जाता था, which was a very humble beginning of the India Space Agency.
from Thumba rocket launching station. Okay, so 3 propulsion stages, solid propulsion stages, and a liquid propulsion velocity trimming module at the terminal stage. तो 3 इसके solid propulsion stages होंगे, और जो final एक velocity जहाँ पे थोड़ा सा उसको moderate करने के लिए will have a liquid propulsion. इसकी capacity क्या है, capability क्या है? Launching mini, micro and nano satellites 500 किलोमीटर orbit तक. Okay, so unlike GSLV and PSLV, the SSLV can be assembled both vertically and horizontally. ये एक important point है, ये थोड़ा note कर सकते हैं आप. जो देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो यूनिक फीचर्स को ज्यादा ध्यान दें. फिर NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, is the sole nodal agency for providing end-to-end SSLV launch services to customer satellites. अब NSIL क्या है? अगर आपको पूछे NSIL, it is a concern under Department of Space. देखो, 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मिनिस्ट्री नहीं है. कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस and Department of Atomic Energy. These are dedicated departments created for these, directly come under the PMO. ये directly Prime Minister's office के अंडर इनका कंट्रोल होता है. ठीक. World's first 3D printed rocket engine क्या है? अग्निकूल कॉस्मोस. ठीक है, इंडिया में भी जो प्राइवेट सेक्टर है started to make inroads in the space sector. तो अग्निकूल is India's private sector firm है, startup है, incubated in IIT Hyderabad, and it had successfully conducted the flight acceptance test for a 3D printed rocket Agnilet. अब ये नाम भी याद रख लें. Agnilet पूछेंगे क्या है? एक 3D printed rocket engine है. 3D printed rocket engine. Okay, it's a 3D printed rocket engine, and what it will do, it will successfully conduct the test flight acceptance test. Okay, इसका semi cryogenic engine होगा, uses a mixture of liquid kerosene at room temperature and super cooled liquid oxygen as a fuel. Just remember these facts little bit, don't go too much into it. ठीक है. Thrust कितना है? 6 kilonewton. No need to remember, just have an idea again. So Agnilet engine will power company's launch vehicle Agniban. So ये भी याद रखना है कि इसका launch vehicle है, which is capable of carrying payloads up to 300. So most of things we are seeing, they are going into the low Earth orbit. So that you need to understand very, very clearly here. Okay. So launch of Agniban will be the second by a private firm after Hyderabad-based Skyroot. अब ये भी आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है. Hyderabad-based Skyroot Aerospace Vikram S. देखिए, नंबर 1 क्या है आपका? Vikram S. If somebody asks you, Vikram S किसने लॉन्च किया? Skyroot Aerospace. ये एक हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस फर्म है. ठीक है. एंड सेकंड वी हैव अग्निबान, लॉन्च बाय व्हिच फर्म? अग्निकूल कॉस्मोस. तो ये 2 फैक्ट्स थोड़े से याद रख लें, बाकी टेक्निकल डिटेल्स भूल भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो अग्निकूल also unveiled India's first privately designed and operated rocket launch pad and mission control center located at Sriharikota. Okay, so just get your head across these things and try to understand how this is, these are the important facts. All right. Moving on. In international IP index, IP means international intellectual property. ठीक है. India is ranked 42nd and it is released by US Chambers of Commerce. ठीक है. Micro LEDs, light emitting diodes. Micro LEDs को देखते हैं एक बार. Micro LEDs क्या होते हैं? बहुत सारे small LEDs होंगे. Several microscopic LEDs which self illuminate per display pixel. तो आपने, अगर आपको पिक्सल होते हैं ना,
तो दीज आर ऑल माइक्रो एलईडीज, इसमें सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होते हैं. So they help in creating OLED panel, like an OLED panel. ठीक है. Now MLED, micro LED, is as small as a cutting a centimeter of hair into 200 small pieces. मतलब इतना ये नैनो इतना माइक्रो स्केल पे जा रहा है. तो बस इतना याद रखो, it consists of several microscopic LEDs. Okay, जो सेल्फ इल्यूमिनेट करते हैं. बस इतना समझ लिया. ठीक है. Each of these MLEDs क्या है? Semiconductors. You also know holes in electrons and receive electric signals. Once these are gathered, they form a module, and several modules are combined to form screens. ठीक है. So this is the thing. अब इसके benefits क्या हैं? These are self-emissive. हमने देखा कि self-emitting. दूसरा limitless capability है. Resolution free, bezel free, ratio free, even size free. तो इसमें जो clumsiness जो size की है वो नहीं आएगी. More efficient and bright, more durable, and higher color gamut. See, understand this. तो ये सब चीजें इसके benefit आपको मिलेगा. डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर. ट्राई आपको पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो व्हाट इट डज, इसका काम क्या, रोल क्या है इसका, ट्राई का. ये टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी पॉलिसी लेके आना है, दिस इज डन बाय ट्राई एंड रेगुलेट करता है टेलीकॉम सेक्टर को. ठीक है. So let's see what this idea is. TRAI seeking views to introduce DCIP, Digital Connectivity Infrastructure Provider, under Unified License. ठीक है. इसमें क्या होगा? It will highlight the importance of robust digital connectivity infrastructure. So digital infrastructure को amp up करना है, थोड़ा boost करना है. Earlier National Digital Communication Policy emphasized on DCI under Propel India scheme. So digital infrastructure को, the focus is to increase the digital infrastructure. ठीक है. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ये जो साइंस टेक के टॉपिक्स हैं, इसमें आपने सिर्फ ये उनका कोर आइडिया लेना है, बिकॉज एग्जाम में इतनी माइन्यूट डिटेल्स आपको याद नहीं रहनी है. आपने सिर्फ कोर आइडिया लेना है, जस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. ठीक है. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स. सो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैज रिलीज मेटा लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम इज कन बाय मेटा. मेटा प्लेटफॉर्म हैज रिलीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा, दैट इज llama. It is a foundational language. It is a foundational language model to assist researchers in the field of artificial intelligence. तो LLMs अगर आपसे कोई पूछे किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, this is related to AI, artificial intelligence. ठीक है. It's a collection of language models. These are AI systems that consume massive volumes of digital text, blah blah blah. So basically ये आपको डेटा कोलेट करके एक बेटर मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प करेगा. ठीक है. आधार मित्रा, यूआईडी. आधार किसने लॉन्च किया, किस डिपार्टमेंट ने? UIDAI, which was the brainchild of नंदन नीलेकनी. ठीक है. 12 डिजिट आधार नंबर आप सबके पास होगा. इसने एक लॉन्च किया अपना चैटबॉट. तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा वो कि आधार मित्रा, या ऐसे पूछ लेगा UIDAI ने अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया है. UIDAI has recently launched its chatbot. It is which of the following? तो उसमें आधार मित्रा, आधार दोस्त, कुछ ऐसे 4-5 ऑप्शन डाल दे कंफ्यूज करने के लिए. तो उसका आंसर आधार मित्रा है. ठीक है. तो ये याद रखना. जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म. ठीक है. सोलर विंड passed through a gap which occurred due to crack in Earth's magnetic field, sparking a GI class geomagnetic storm. ठीक है. जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्यों होते हैं? ड्यू टू साउथ, मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जो सोलर फ्लेयर्स है उनकी इंटरेक्शन से यू विल गेट, सिंपली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द सोलर फ्लेयर्स, जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं उसकी वजह से यू विल गेट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. ठीक है. दे क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर. अरोराज क्या होते हैं? व्हेन सोलर पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड्स. एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस,
These are called as southern lights. ब्राइट रेड लाइट्स होती हैं ये। पोलर पार्टिकल्स ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करते हैं हायर एल्टीट्यूड में, हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल में। अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है नियर ऑस्ट्रेलिया, साउथ पोल वाली साइड में, ठीक है, और अरोरा बोरियालिस ये नॉर्थ पोल में, ठीक है। These are called northern lights, they are called southern lights. Just remember that. And interaction of oxygen and solar particles. Then what is Wolf 169b? It is an exoplanet. Just itna yaad rakhein, which is orbiting red dwarf star Wolf 1069b. That's all you need to know. What is an exoplanet? Any planet beyond our solar system. Okay. Red dwarf क्या होते हैं? They are stars with very low mass and are coolest. ठीक है. और orbiting in its stars, ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछा भी गया एक बार। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन इज हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार, हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार। ओके। जुपिटर कितने मून्स हैं? जुपिटर के 92 मून्स। बीट सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विद मोस्ट मून। पहले सैटर्न था, नाउ जुपिटर हैज 92 मून्स। जुपिटर्स 4 लार्जेस्ट मून्स कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेडे एंड कैलिस्टो। These are Galilean satellites. तो ये 4 इनके नाम रख लो याद। जो मून्स हैं किस प्लैनेट के हैं? they belong to Jupiter, लो, यूरोपा, गैनीमेडे एंड कैलिस्टो। बाकी इंडिविजुअल डिटेल्स इतनी जरूरी नहीं है इनके बारे में, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? pluripotent stem cells, then somatic stem cells. So they are used to create more, proliferate that. The third patient has been cured of HIV से HIV क्योर हुआ है because of this. तो क्या हुआ था? It received a bone marrow transplant, also called as SCT, from a person carrying a specific HIV resistant genetic mutation CCR5 delta. बस ये याद रखो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके थ्रू HIV क्योर हुआ ड्यू टू द दिस पर्टिकुलर जीन म्यूटेशन CCR5 delta 32 genetic mutation. Understood? That's all you need to remember. Baki bone marrow, it's between the bones, that that material, and that's it. बाकी HIV मेनली आपके कौन से सेल्स को अटैक करता है? CD4 इम्यून सेल्स, CD4 इम्यून सेल्स को ये डील करता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, आपको पता है WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, ठीक है, इनको डील करता है, thereby reducing a person's ability to fight off secondary infections. So CCR5 receptors on surface of CD immune cells act as a doorway of HIV virus. That's about it. Just a little bit about stem cells. Stem cells क्या होते हैं? These are special human cells. They're able to develop to different types. जैसे हमने पहले देखा कि they can proliferate to different types of cells. They are somatic stem cells, or known as adult cells, and embryonic cells. Embryonic cells are very rudimentary, that are the basic level. और जो आपके adult stem cells हैं, उनको क्या बोलते हो? Somatic stem cells. Let's look at some of the diseases. Lymphatic filariasis. Recently, mass drug administration launch किया गया था by Union Health Ministry to eliminate lymphatic filariasis by 2027. Earlier target 2030 था, ठीक है। इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। आपने देखा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, जब किसी की टांग बहुत मोटी हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक फिल्ट्रियासिस और एलिफेंटियासिस। इसमें होता क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड, कॉजिंग हिडन डैमेज। जो लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो आपका डैमेज हो जाता है, उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से दिस कंडीशन अराइजेस। सिम्टम्स क्या है? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। होता क्यों है? निमेटोड्स की वजह से, राउंड वॉर्म्स की वजह से। फैमिली छोड़ दो इनकी। ट्रांसमिट कैसे होगा? मस्कीटोज लाइक क्यूलिक्स, एनाफिलिस एंड एडीज। 3 तरह के मस्कीटो से हो सकता है। तो याद रखने वाली कौन सी चीज है? वो चीज आपको ज्यादा ध्यान देना है।
सब कुछ नहीं रटोगे यहाँ से। मलेरिया, a deadly malaria vector, Anopheles stephanosi, has been detected in Kenya. Anopheles stephanosi originated in South East Asia, यहाँ पे बस नाम याद रखना है आपको, Anopheles stephanosi, ठीक है। ये मलेरिया का वेक्टर है। मलेरिया इज acute febrile illness, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है, spread to people through infected female Anopheles mosquitoes. तो फीमेल, मेल मस्कीटो से नहीं होती, फीमेल Anopheles mosquito से होती है। There are 5 parasitic species that cause malaria in humans, and 2 of these species are Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. तो ये दो नाम याद रखें, Plasmodium falciparum and vivax. Anopheles stephanosi is capable of transmitting both of these pathogens, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा याद रखो। आपकी नेक्स्ट आ गई दार इस सलाम डिक्लेरेशन, किस चीज पे है? एंडिंग एड्स बाय 2030, जस्ट रिमेंबर दिस। ऑलराइट, ठीक है। ग्लोबल अलायंस टू एंड एड्स, GAAI, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज का, ठीक है। अंडर दिस WHO has the authority to declare a public health emergency of international concern. So WHO PHEIC, public health emergency of international concern, under these regulations it can declare, okay। इंडिया ने लॉन्च किया डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। रॉकेट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च इन वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड रेडिएशंस, ठीक है। अब साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं? 1 or 2 stage solid propellant rockets used for probing upper atmospheric regions and space research. तो साउंडिंग रॉकेट जनरली सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं, इधर 1 or 2 स्टेज होंगे, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे या स्पेस रिसर्च में दे कैन बी यूज्ड। 1967 में इसरो ने लॉन्च किया इसका पहला अपना वर्जन साउंडिंग रॉकेट, रोहिणी RH-75, this is ISRO's version of sounding rockets. Alright, clear है यहाँ तक? Then you have a nuclear plant. Haryana's first nuclear power plant will be set up कहाँ पे? गोरखपुर विलेज। ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, गोरखपुर विलेज है। तो अपकमिंग गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना will have 2 units. अब MWE क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट होती है इलेक्ट्रिक, मेगावाट इलेक्ट्रिक, ये यूनिट होती है इसकी, ठीक है। ईच ऑफ द प्रेशराइज्ड हेड वाटर रिएक्टर, PHWR, प्रेशराइज्ड हेड वाटर रिएक्टर हो गए, ठीक है। तो इंडिया का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात करें, 3 स्टेज है, ठीक है। पहला स्टेज में हमने PHWRs किए थे, देन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, एंड नाउ इन थर्ड स्टेज एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स। तो प्रेशराइज्ड हेड वाटर रिएक्टर्स होते हैं, दे आर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम व्हिच प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम 239। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट, ठीक है। फास्ट ब्रीडर में प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, जिससे हम यूरेनियम 239 बनाते हैं, और एडवांस में थोरियम यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे जो ब्रेन चाइल्ड कौन है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के? होमी जहांगीर भाभा, one of the masterminds and one of the greatest scientific minds this country has ever produced. So without the contribution of giants like Homi Bhabha, Vikram Sarabhai, and many other unsung heroes, it would not have been possible to get our nuclear program to this region as we have it today, and particularly space program as well. India has successfully reached the first stage in 2030, ठीक है। पहला स्टेज इंडिया ने कब रीच किया? 2013 में। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, 18 PHWRs,
and 4 light water reactors in 7 nuclear parks. ठीक है, इंडिया करंटली सेकंड स्टेज पे है. न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया का 5th सोर्स ऑफ इनकम है. 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, तो ये आपका हो गया साइंस एंड टेक. कल्चर स्टार्ट करेंगे. विल टेक, आई थिंक आई टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes. थोड़ा ब्रेक लूंगा. आई हैव सम प्रॉब्लम विद द थ्रोट. लेट्स कट फॉर 5 minutes. Thanks for reminding. So again, Swami Vivekanand, Swami Dayanand Saraswati, he founded the Arya Samaj in 1875 in Bombay to remove the social inequities in the society of the time. ठीक है, तो ये जो fictitious beliefs है उस टाइम पे हिंदू रिलीजन में, उनको रिमूव करने के लिए, and their motto was Trinvan to Vishwamaryam, which means let's make this world noble. ठीक है, Ministry of Tourism has launched Best Tourism Village Competition portal. ठीक है, obviously अगर पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं. ठीक है, फर्स्ट ये 2023 में हुआ. ये इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके आने की बात की. जो हमारा विजन 2047 डॉक्यूमेंट है ना, विजन 2047, ठीक है, इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. तो ये 100 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स के साथ में टूरिज्म का कितना यूजफुल कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन मेकिंग इंडिया a $1 trillion economy, a $1 trillion economy, and with a target of 100 million international visitors. Okay, तो ये हमारा विजन 2047 के अंतर्गत है. नेक्स्ट वी हैव किल्लाड़ी एक्सकवेशंस. तो किल्लाड़ी कहाँ पे है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, बस याद रखने वाली चीज याद रखनी है. किल्लाड़ी पूछेगा, which was recently news, which state, which place, it's like that. ठीक है, वैगई रिवर के पास है. वैगई आपको पता है वो नीचे है पूरा साउथ में, कावेरी के नीचे. अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट करती थी इन संगम एज. संगम एज कब थी? आपको संगम लिटरेचर का एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां क्या पता चलेगा. ठीक है, तो वहां पे अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. संगम एज 3rd सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा. 3rd सेंचुरी CE, कॉमन एरा. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने संगम एज को और पीछे, मतलब बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स दे हैव पुश्ड इट अ लिटिल फर्दर. ठीक है, बस इतना याद रखो कहाँ पे है संगम एज में, वहां पे अर्बनाइजेशन के वो एक्सकवेशंस मिल गए. सियांग उनिंग फेस्टिवल, आदि कम्युनिटी. ये अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब होती है. आदि ट्राइब, आदि. देन आओ ट्राइब आपकी मणिपुर में है. ऐसे ट्राइब्स आपको याद करनी है. नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स है. आज आप घर में आपके ये सब अपना एक शॉर्ट नोट बना ले, व्हाट आर द मेजर ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह बोलिंग, वहां पे सेलिब्रेट किया गया. आदि कम्युनिटी constitutes a major group and inhabits the lower Dibang Valley. So Dibang, Lohit, these are rivers there, and valleys भी obviously river valley भी उनके नाम पे होती है. ठीक है, वहां पे there is this river जिया भराली. जिया भराली. ठीक है, where I was posted. I usually happen to visit this place. So Arunachal Pradesh is a really beautiful place. And also lot of tribes, lot of cultural richness. So you have to understand that. ठीक है, तो these are basically agricultural society. ठीक है, वेट राइस कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है. ठीक है, पदम्स, मिलांग्स, कोमकार्स, मिनियोंग्स, पासीस, दे कलेक्टिवली कॉल देम आदि. सो आदि ट्राइब में ये सब कम्युनिटीज आती हैं, सब कम्युनिटीज. ठीक है, इतना डिटेल में यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट जस्ट गिव अ कर्सरी ग्लांस टू इट. देन यू हैव अतकुल पोंगला. अतकुल पोंगला, सो इट इज हेल्ड इन अतकुल टेम्पल. कहाँ? त्रिवेंद्रपुरम. त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है? केरला. इट इज इन केरला. द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन फॉर द फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. पोंगला का मतलब क्या होता है? टू बॉइल ओवर. इट इज अ रिचुअल इन विच वुमेन प्रिपेयर स्वीट प्रसादम. ठीक है, एंड ऑफर इट टू गॉडेस भगवती. सो यू हैव टू रिमेंबर विच गॉडेस in Atukul Pongala, Atukul temple in Thiruvananthapuram, goddess Bhagwati, in the largest mass congregation of the women in a festival. ठीक है, 10-day celebration commences in the Malayalam month of, ये याद रख लिया कौन सा मंथ है, मकरम कुंभम. फेब मार्च का टाइम है ये, ऑन द कार्तिका स्टार. तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लें इसको, जितना याद रहता है, गुड फॉर यू.
ठीक है। एमपी लैड स्कीम आपको पता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एक एमएलए लैड भी होती है, member of legislative assembly local area development scheme. So interest are accrued from the annual fund will have to be mandatorily remitted to the CFI. तो जो MLA led fund है या MPA led fund है, उसमें जो अगर फॉर एग्जांपल वो पूरा लैप्स नहीं हुआ तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको CFI में जाएगा, दैट विल गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर आपका एक आ गया आपका कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022, कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है। बिल टू अमेंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 टेबल्ड इन लोकसभा। इसमें क्या है, इशू ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसमें क्या मसला है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट कहता है कि पार्टीज इंडल्जिंग इन मर्जर्स एक्विजिशंस एंड अमालगमेशंस नीड टू नोटिफाई द CCI, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ द कॉम्बिनेशन ओनली। ठीक है, बस ये बताना है कि अगर मर्जर और एक्विजिशन या अमालगमेशन करते हो तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना है। ठीक है। इट हैपेंस व्हेन टू और मोर, गन जंपिंग क्या होती है, इट हैपेंस व्हेन टू और मोर कंबाइनिंग पार्टीज क्लोज अ मॉडिफाइड नोटिफाइड ट्रांजैक्शन बिफोर द अप्रूवल। ठीक है, तो जो कंबाइनिंग पार्टीज है इसमें वो ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देते हैं बिफोर द अप्रूवल, और have consummated a reportable transaction without bringing to the commission's knowledge। मतलब विदाउट कमीशन की नॉलेज ने उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कंक्लूड भी कर दिए और कॉन्ज्यूमेट कर दिए। ठीक है। हब एंड स्पोक कार्टल्स, व्हाट आर हब एंड स्पोक कार्टल्स? इट इज एन अरेंजमेंट, इज अ काइंड ऑफ कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन में बहुत सारी कंपनीज आके एक अपना एक कंसोर्टियम सा बना लेती है जिसमें वो प्राइस मैनिपुलेशन कर सकती है या जो भी एंटी मार्केट प्राइसेस, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होती हैं, इन विच वर्टिकली रिलेटेड प्लेयर्स act as a hub and place horizontal restrictions on retail supplies. Just understand this. अब proposed amendments के बारे में let's see. Deal value threshold, I think this you do not need for the scope of this examination. We will not go through this. The Competition Commission of India, ये आप थोड़ा देखें। Competition Commission of India was established in March 2009, बस 2009 याद रखो। ठीक है, under Competition Act 2002. Okay, for the administration, implementation, enforcement of Competition Act। ठीक है, और प्राइमरी पर्पसेस क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस को ये कर्व करता है, जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि एक आपका मार्केट सेगमेंट में डोमिनेंस है आपका, तो आप उसको अब्यूज करके यू गैदर मोर प्रॉफिट्स एंड यू काइंड ऑफ crowd out the other companies, so that also has to be। and तीसरा कॉम्बिनेशन, अब दो तीन कंपनीज मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो जिससे किसी दूसरी कंपनी को नुकसान होता है, तो वो भी इसमें कवर होता है। Composition, the commission consists of one chairman, 6 members। I think we have started with just a second। Okay, this is, I think February is kind of ending। So the composition, chairman, जो competition commission है उसकी composition क्या है, one chairperson and 6 members, one chairperson 6 members appointed by the central government। ठीक है। commission क्या है, quasi judicial body। quasi judicial means it has certain judicial powers, certain magisterial powers to give certain opinions, certain decisions, which gives opinions to the statutory authorities and also deals with other cases। chairperson, other members shall be whole time members। तो ये याद रखो, 1+6 इसका फॉर्मेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स दिस। ओके, so I think this is, we are done with February। अभी you have any doubts, who will take up? कोई डाउट है तो आप बताएं। फरवरी हमारा 2 महीने का करंट अफेयर हो गया अभी। You can ask a few questions if you have certain doubts। If not, we will proceed with March wala will start। ये लिखो। हाँ जी, Yes sir। no issues।
नो इशू सर। एनीवन एल्स? चलो ठीक है, फिर मार्च स्टार्ट करते हैं। बढ़िया। तो स्टार्टिंग विद पॉलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पंची कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है? पंची कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 2007 में। दिस इज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस के सिलसिले में है ये। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन मोहन पुंची। तो मदन मोहन पंची, ठीक है, नाम याद रखें। और कब आया है? 2007 में। फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। इन 2010 द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द सेंटर, ठीक है। कितने वॉल्यूम्स में, नॉट इंपॉर्टेंट, टू एग्जामिन द करंट ऑपरेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। फिर रिकमेंडेशंस भी देखेंगे। टर्न फाइनेंस कमीशन डिवीजन इनटू फुल फ्लैश डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस कमीशन डिवीजन है मिनिस्ट्री में, उसको फुल फ्लैश डिवीजन बना दीजिए। गवर्नर टू बी फ्री फ्रॉम आउटसाइड स्टेट एंड नॉट इन्वॉल्व। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन भी बना हुआ है कि गवर्नर आपका आउटसाइड द स्टेट से होना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट एंड फ्री फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स। मतलब वो अनबायस्ड होके अपने डिसीजंस ले ले। तो ये एक इसका रिकमेंडेशन था पंची कमीशन का। देन यू हैव रिपील ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात की, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की बात है, उसको रिपील करने की बात की। एंड इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कि अभी गवर्नर का रिमूवल कैसे होता है? एट विल। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है गवर्नर को रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया कि स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दी जाए कि वो इस जो गवर्नर को रिमूव कर सके। ओके। नेक्स्ट वी हैव इंडो जर्मन रिलेशनशिप। क्या है इसका? इनकी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कौन कौन सी? द फर्स्ट एवर फ्रैंको इंडो जर्मन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, 2024 में होने का देयर इज अ पॉसिबिलिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है। ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद इंडिया, जर्मनी एंड थर्ड कंट्रीज। जैसे किसी थर्ड कंट्री में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में, दे विल लॉन्च सर्टेन प्रोजेक्ट्स। जैसे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पार्टनरशिप है इंडिया की रशिया के साथ टू सेट अप अ न्यूक्लियर प्लांट इन बांग्लादेश। तो इसी तरह ये जर्मनी के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो डिफरेंट थर्ड कंट्रीज में कुछ एग्रीमेंट, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया वाया ईयू। तो इंडिया का ना ईयू के साथ एक बीटीआईए है, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो सिंस जर्मनी इज अ पार्ट ऑफ ईयू, so it also has a BTI with India. Green Urban Mobility Scheme with cooperation from Germany. Green Sustainable Development Partnership 10 billion euros देगा इंडिया को। और इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो ग्रीन हाइड्रोजन में पाइनियर है जर्मनी, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इट रिलीज्ड इट्स एनुअल ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट। बस आपको ये याद रखना है कि जो मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? आईईए। जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, मीथेन का 80 टाइम्स ज्यादा पोटेंसी है ग्लोबल वार्मिंग में विद रिस्पेक्ट टू, सो मीथेन इज लाइक 80 times more potent than CO2 as a global warming agent, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस। एंड ग्लोबल मीथेन प्लेज, यूएसए ईयू ने प्लान किया टू कट मीथेन एमिशन बाय 30 हमने कल भी पढ़ा था, 30 by 30, 30% ऑफ मीथेन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, ठीक है। मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, COP27 में लॉन्च हुआ था शर्मा शेख इजिप्ट में, जस्ट रिमेंबर दैट। और आपका एंटी रैगिंग से रिलेटेड तमिलनाडु ने एक लेजिस्लेशन पास किया था बेस्ड ऑन पॉन नवरासु केस,
जस्ट पढ़ लीजिए, कई बार ट्रिविया सा क्वेश्चन आ जाएगा कि पौन नवरासु केस किस चीज से रिलेटेड है। पौन नवरासु केस, सो इट इज रिलेटेड टू द आपका एंटी रैगिंग, ठीक है। अनमोल जीवन, अनमोल जीवन अभियान और प्रीशियस लाइफ कैंपेन। तो राजस्थान की बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में देयर हैज बीन अ सर्च, वुमेन एलिजिबली जंपिंग इनटू टू देयर डेथ्स। क्या दिक्कत है? विद देयर चिल्ड्रन इन द टैंक्स। तो मैरिटल डिस्प्यूट्स की वजह से, मैरिटल डिस्प्यूट्स की वजह से वुमेन आर एंडिंग देयर लाइव्स अलोंग विद देयर चिल्ड्रन बाय जंपिंग इनटू टैंक्स। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सरकार ने, जिसका नाम है अनमोल जीवन अभियान, प्रीशियस लाइफ कैंपेन, ठीक है। यूनिसेफ, एक्शन एड लॉन्च दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने एनकरेज किया है हैंडपंप्स, हैंडपंप्स और लॉक्ड कवर्स, उनको कवर, टैंक्स को कवर करने के लिए एक वो इनिशिएटिव किया है। एंड हर दिन है मन का दिन अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में लॉन्च किया है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आप ये याद रखिए अनमोल जीवन प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया। एक 1300 साल पुराना स्तूपा डिस्कवर हुआ है उड़ीसा की जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उड़ीसा जाजपुर, उड़ीसा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, यू हैव फाउंड 1300 year old stupa, ठीक है। It was a chondrite stones. It's a kind of stone variety. 12th century, ठीक है। तो साइट किसके लिए यूज होता था? ये स्टोन सप्लाई करने थे। जगन्नाथपुरी टेम्पल है जो, जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया ग्रीवियंस प्लेट कमेटी, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इट लॉन्च्ड इट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। क्या करेगा ये? इट विल अलो पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड विद कंप्लेंट्स टू सोशल मीडिया कंपनीज। सोशल मीडिया कंपनीज से कुछ ग्रीवेंस है, इट विल लॉन्च इट्स grievances here, and the ministry will try to address that, ठीक है। legislator facing disqualification cannot attend floor test, ठीक है। अगर कोई लेजिस्लेटर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिस्क्वालिफाइड है अंडर इधर एंटी डिफेक्शन लॉ और किसी दूसरे प्रोविजन की वजह से, he cannot attend floor test according to Chief Justice of India, allowing an MP or MLA who is facing disqualification under anti-defection law to participate in a floor test caused by his own doings will defeat the very purpose of the 10th schedule. तो पर्पस ही नहीं है 10th schedule एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट क्या है कि आप डिफेक्ट नहीं कर सकते once you have joined, once you are elected you cannot change your party except for a nominated member which has a nominated member, a nominated member has 6 months, a nominated member has 6 months, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर के 6 महीने होते हैं किसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अगर 6 महीने के बाद ही ज्वाइंस, he will be disqualified in anti defection. Similarly, the rest of the members, for example elected members, one party to the another, or independent, कोई independent select हुआ है and he joins the party after his election, he will be disqualified, his seat will fall vacant, ठीक है। Then we have adenovirus. West Bengal is in a grip of unprecedented adenovirus outbreak. ये क्या है? मीडियम साइज नॉन एनवेलप वायरस है। बस इतना याद रखें कि एडिनोवायरस आउटब्रेक कहाँ हुआ है, यहीं पे हुआ। इट्स हाईली कंटेजियस, क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में होता है, चाइल्ड केयर सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल, समर कैंप्स। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना। Then you talk about the FCRA license of CPR. What is CPR? Center for Policy Research. FCRA किस लिए होता है? ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एनजीओ का फॉरेन फंडिंग को मैनेज करता है। फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ इज मैनेज्ड, फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ, ठीक है। इट मैनेजेस द फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। सीपीआर के बारे में, ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी, एनजीओ है, ठीक है। ग्रांट्स, रिसीव ग्रांट फ्रॉम इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च and is a department of science and technology recognized. So DST ने recognize किया उसको, it comes under ICSSR,
ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए FCRA के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो कब इनैक्ट हुआ था? 1976 में, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, amid apprehensions that foreign powers were interfering in India's affairs by pumping money into the country through independent organizations. FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign aid donations to be registered under the act. अब क्या है, वो बैंक सिर्फ SBI की दिल्ली ब्रांच में ही खोल सकते हैं, ठीक है। और वो जो फंड्स हैं, सिर्फ स्टिपुलेटेड पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो फंड्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसी में। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैव बीन लिमिटेड टू 20% ओनली, ठीक है। 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होनी चाहिए, ताकि वो मनी की एम्बेजलमेंट हो सकती है दूसरे इश्यूज में, जो एक एंटी इंडिया एक्टिविटीज में उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, started publishing its biennial state of forest reports, ठीक है। 1980 में आपका फॉरेस्ट कवर 19.53% था, और 2021 में कितना हो गया? 21.71, ठीक है। और टोटल ग्रीन कवर, अब ये क्या होता है, इसमें ट्री कवर भी, फॉरेस्ट के साथ साथ ट्री कवर भी काउंट किया जाता है, दैट इज 24.62। मतलब एक तो फॉरेस्ट एरिया होगा इसमें, प्लस trees that could not necessarily be in the forest but elsewhere also, that account for 34। टारगेट हमारा क्या है? 33% होना चाहिए, ठीक है। All plots of 1 hectare or more with at least 10% canopy are counted with forest cover। जिस 10% ज्यादा कैनोपी है वो फॉरेस्ट कवर काउंट किया जाता है। ट्री कैनोपी 70 से ज्यादा होगी, उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट काउंट किया जाएगा, ठीक है। और 10 से 40 के बीच उसको ओपन फॉरेस्ट काउंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह से ये चीजें हैं, ठीक है। ब्राजील मेंटेन्स एन ओपन वेब प्लेटफॉर्म टेरा ब्राजीलियस, ठीक है। उसके डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड जो इशू है, कुछ प्लेटफॉर्म है टेरा ब्राजीलियस, ब्राजीलियन प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंसिडरिंग JETP प्रपोजल्स एज इंडिया हेल्प्स, ठीक है। तो इंडिया अभी रिसेंटली आपने देखा कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने वेरी सक्सेसफुली कंक्लूड की है। तो India is, getting its JETP proposals from G7 countries together with Norway, Denmark, EU, and they believe that JETP with India will financially empower it to reduce emissions. Emission reduction target is emission को reduce करना है, emission reduction करना है कहाँ से? power production में, ठीक है, making it more environmentally viable। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में कोल फेज आउट के बारे में इंडिया ने किया है, वियतनाम के साथ ट्रांजिशन फ्रॉम कोल, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही प्रोजेक्ट है। JETP समझ लें क्या है ये। तो व्हाट इज कंपैशन फटीग, ठीक है। ये एक इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाती है जब कंटिन्यूअसली केयरिंग एंड एम्पथाइजिंग बिहेवियर आप करते हो, आप खुद थक जाते हो, यार बहुत हो गया, अब मेरे से और नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कंपैशन फटीग। इट्स अ वेरी, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट। कल्चरल बर्न्स, व्हाट आर कल्चरल बर्न्स? ट्रेडिशनल फायर बर्निंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, बाय इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस कैन हेल्प प्रोटेक्ट आइकॉनिक कोआला। सो कोआला एक एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो जो कल्चरल बर्न प्रैक्टिसेस हैं, ये हेल्प कर सकते हैं इसको प्रिजर्व करने में। They were cooler. Cultural burns were cooler, lower, and slower than hot fires, encouraging regeneration of suitable native plants while controlling their species. मतलब जैसे फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज देयर, दे रिजॉर्ट टू स्लो इंटेंसिटी फायर्स। तो उससे क्या होता है, लो इंटेंसिटी फायर्स आर एक्चुअली गुड फॉर द फॉरेस्ट बिकॉज दे हेल्प रीजनरेटेड। तो वो एक हर तरह के वहां पे स्पीशीज के लिए हेल्पफुल होगा। कोआला के लिए भी arboreal marsupial species है। Marsupial species, kangaroo is also marsupial species which hold their young ones in their जो pouch होता है, ठीक है। तो herbivore, arboreal means it stays on the trees as well, और underground भी ये बोर करेगा, ठीक है। कोआला is 100 one of the 110 priority species। तो बस इतना याद है कोआला कहाँ पे है और किस तरह की स्पीशीज है। arboreal, herbivorous, marsupial, native of Australia।
क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स किसी को? नो डाउट्स, ओके। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OECMs। OECMs क्या है? एरियाज आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। अब प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं आपके? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, that are governed and managed to achieve effective conservation of biodiversity. Objective वही है same. Examples: agricultural systems, conserved water catchments, locally managed marine areas, and other high conservation values. ठीक है, तो ये CBD के अंदर ही है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी गाइडलाइंस 2018 के अंदर ही ये फैक्ट्री एरियाज के आसपास जो एरिया है उनमें थोड़ी सी और कंजर्वेशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके आनी है. दैट इज अबाउट इट. विप इन द पार्लियामेंट. आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो भी वोटिंग होती है, एक पर्टिकुलर पार्टी जो वोट करती है. हेलो मिस्टर धीरज, यू आर लेट टुडे, यू शुड बी ऑन टाइम. एनीवेज, पर्टिकुलर पार्टी, द टर्म, सी, विप क्या होती है? एक विप डिसाइड होता है हर एक पार्टी का पार्लियामेंट में. वो इंश्योर करता है डिसिप्लिन. फॉर एग्जाम्पल, वोटिंग होनी है तो ऑल दी एमपीज हैव टू वोट along with the party line. So that convention has come from British practice. So it is an old British practice of whipping in the lawmakers to follow the party line, toe in the party line. पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलना आपको, ठीक है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विप्स कौन कौन सी हैं? वन लाइन विप, ठीक है, अंडरलाइन वंस, is usually used to inform party members of a vote and allows them to abstain. ठीक है. वन लाइन विप में क्या है? वो abstain कर सकते हैं, they can abstain without any repercussions. ठीक है. टू लाइन विप क्या होती है? Directs them to be present during the vote. ठीक है. थ्री लाइन विप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है. एंड ये सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल. अगर आपने बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, हर 6 स्टेजेस होती है उसमें, हर स्टेज में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. ठीक है. जो सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल है और नो कॉन्फिडेंस मोशन, वहां पे नो, जो थ्री लाइन विप है, थ्री लाइन विप याद रखें, थ्री लाइन विप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड members have to abide. The members have to abide by the whip of the party. ठीक है, बस ये याद रखें आप. Then you have what can happen if a whip is defied. तब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम में MP कैन लूज मेंबरशिप ऑफ द पार्टी. ठीक है, वो मेंबरशिप लूज हो जाएगी उसकी, बट कैन कीप हिज और हर हाउस सीट एज एन इंडिपेंडेंट. ठीक है, पार्टी मेंबरशिप जाएगी लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का कोई मेंबर है, वो पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट नहीं करता है, एब्सटेन कर जाता है या अगेंस्ट पार्टी लाइन करता है, तो उसकी, ये यूके की बात कर रहे हैं, वहां पे उसकी बीजेपी की मेंबरशिप चली जाएगी इफ वी अज्यूम इट इज इन यूके, एंड बट ही विल रिमेन अ मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है. यूएस में क्या होता है? यूएस में द पार्टी विप्स रोल is to gauge how many legislatures are in support of the bill and how many are opposed to it, and the extent possible persuade them to vote according to the party line. तो उसमें सिर्फ पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट करने के लिए इनको एनकरेज किया जाता है. इंडिया में क्या है? रेबलिंग अगेंस्ट अ थ्री लाइन वेब कैन पुट अ लॉ मेकर्स मेंबरशिप इन हाउस टू द रिस्क. तो इसमें आपकी हाउस की मेंबरशिप ही जाएगी. ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउज द स्पीकर और चेयरपर्सन टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर. ओनली एक्सेप्शन, मर्जर ऑफ द पार्टी. ठीक है. अगर आपने पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग आपने वोट नहीं किया, आपने अब्सटेन किया, तो आपकी हाउस की मेंबरशिप, फॉर एग्जांपल लोकसभा की, will become null and void. It will become null and void. Okay, understand? बस सिर्फ मर्जर जो पार्टी होता है, जब दो पार्टीज का मर्जर हो जाएगा, उस केस में ऑब्वियसली दैट पर्सन who is also moving on to the other party, or he decides to vote otherwise, so he will not be disqualified under anti-defection law. ठीक है. Next is, what is SAVAYAT? Initiative to promote startups, women and youth advantage through e-transactions on GEM, Government E-Marketplace. Government E-Marketplace. Okay. Inclusiveness of various categories of sellers on GEM portal. GEM portal is a public procurement portal of the Government of India. तो इसमें स्टार्टअप्स को, वुमेन को और यूथ को एक एडवांटेज देना, वहां पे उनको एक
अपना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, पर्टिकुलरली एमएससी सेक्टर्स में और स्टार्टअप्स में इनको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलना चाहिए. If you have studied a little bit about fundamental rights, you must have some idea, but let's understand what is right against self-incrimination. Article 23, ठीक है? No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. For example, someone is accused of any crime, theft or anything. उसको आप force नहीं कर सकते. You cannot force that person to give evidence against himself. He has a right to be silent. Evidence against himself. You cannot force him to give an evidence against himself, and he has the right to be silenced. Okay. So no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, since the onus of proving the case against the accused beyond a reasonable doubt is on the state. क्योंकि उसको prove करना कि this is the accused person, the onus is not on the person but on the state. So the state cannot pressurize or force the accused person, the so-called alleged person, to, testify against his own self. Okay? He cannot be compelled to testify against himself or share information that might go against his trial. So he has a right to remain silent. Okay? Next we have News Broadcasting and Standards Authority, NBDSA. It is an independent body set up by News Broadcasters and Digital Association. ठीक है? क्या ये 2007 में बनी थी? Formerly known as News Broadcasters Association. It is a private association of different current affairs, news television broadcaster, and which serves as representatives. इतना बस sufficient आपके लिए. अभी हमने देखा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन. सार्क थोड़ा सा डिफंक्ट हो गया. सार्क हैज बिकम अ लिटिल डिफंक्ट. सार्क हैज बिकम अ लिटिल डिफंक्ट because our relations with Pakistan have been soaring over the past few years, half a decade. तो सार्क पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर, सो हमने वहां पे थोड़ा सा एक हमारा जो एजेंडा है, एक्टिविटी, हम थोड़ा सा वहां पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. सो टू कवर अप फॉर द गैप, फॉर द the space created by SARC, BIMSTEC, Bay of Bengal Sectoral टेक्निकल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये बिमस्टेक है आपका. ठीक है, ये है, दिस हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ इम्पेटस नाउ. तो बिमस्टेक एनर्जी सेंटर, इंडिया होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिमस्टेक एनर्जी सेंटर. ठीक है, तो ये कहाँ पे इवेंट हुआ आपका? इंडिया विल एस्टैब्लिश बिमस्टेक एनर्जी सेंटर वेयर सेंटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु. जस्ट रिमेंबर दिस, बिमस्टेक एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु, Center Power Research Institute. Next in line, what is Windsor Framework? UK and EU recently announced Windsor Framework, a proposed post-Brexit. Brexit आपको पता ही है, UK has left the EU, European Union. ठीक है, तो जो इंडिया की यूके के साथ, EU के साथ जो treaties signed हुई है, so UK is no longer a part of that. So it has to renegotiate its treaties with India. That is why it's trying to get a favorable FTA with India, because of which it tries to pull a few strings to its Khalistani, stooges. And Khalistani people, they have given some, conservation to them, and they try to project to pull some strings on India. Okay? It will address the movement of goods between European single market and United Kingdom. Okay? But this is, I think, sufficient for this one. Okay. Weber Scholarship for NRI researchers. Ministry of Science and Technology unveiled a fellowship to bring the Indian origin researchers to higher education institutions for a maximum period of 2 months per year. ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? NRI होना चाहिए, PI होना चाहिए, OCI होना चाहिए. ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे. If you study there, non-resident Indians, person of Indian origins, and OCI, overseas card holders. ठीक है, overseas citizen of India, जिनके पास overseas सिटीजन का कार्ड होगा. ठीक है, रिसर्च इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और क्या इनिशिएटिव सरकार ने जो लिए?
a 3-tier graded regulatory system. Now these things is going to help you in your essay paper as well. And in fact, state PCS के mains या UPSC mains, this is going to be very very useful, not just for the IB. CSIR के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा. Global initiative for academics network to invite distinguished academicians, experts across the world to teach tech in India. Gyan. To teach tech in India. ठीक है? DNA vaccine against dengue. India's first and only DNA vaccine has shown promising results. ठीक है? DNA vaccine क्या होती है? That puts specific DNA sequence that codes for the antigen. Antigen क्या होता है? Whenever an external, what you say, agent enters, so antigen, it identifies that it is not a parent, so it releases antibodies to counter that. So it is a defense mechanism. Okay? So sequence that codes for an antigen organisms cells to trigger an immune response. ठीक है? वो immune response trigger करता है. World's first DNA vaccine कौन सी है? ZyCoV-D by Zydus Cadila, approved in 2021. Just remember this. ZyCoV-D by Zydus Cadila. Why developing a DNA vaccine for dengue is tough? Because it is caused by 4 closely related viruses, Den 1, 2, 3, 4, called as serotypes. तो 4 तरह के वायरसेस ये बनता है जिनको सेरोटाइप्स कहते हैं, इसलिए डिफिकल्ट है पर्टिकुलर डीएनए वैक्सीन मोर इफेक्टिव उसमें बना पाना. ईच वन इंटरेक्ट्स डिफरेंटली विद एंटीबॉडीज इन ह्यूमन ब्लड. तो हर एक का जो इम्यून रिस्पॉन्स, हर एक का रिस्पॉन्स जो ह्यूमन एंटीबॉडीज के साथ डिफरेंट है. तो एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन बना पाना थोड़ा मुश्किल है. सो इसलिए दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. Country reports on terrorism India, prepared by US Bureau of Counterterrorism. Okay? India implemented UNSC resolution 2396. What is it? It urges member countries to stem the threat posed by foreign terrorists. So foreign cross-border terrorism से related है. Then we'll take a few exercises. I think we'll close today's lecture here. Exercise Shinyu Maitri. Exercise Desert Flag. Exercise Cobra Warrior. ठीक है, क्या है ये? Shinyu Maitri, Indian Air Force और जापान Air Self Defense Force के between है. ठीक है. It has been organized on the sidelines of Indo-Japan Joint Army Exercise. हमने कल पढ़ा था धर्मा गार्डियन. धर्मा गार्डियन क्या है? इंडिया जापान की धर्मा गार्डियन इंडिया जापान की जॉइंट एक्सरसाइज है. फिर एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल यूएई में हो रही है. ठीक है. एयर फोर्सेस यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. देन योर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इज इन द यूके. रन्स ट्वाइस अ ईयर होती है. द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज रन बाय द Royal Air Force of the United Kingdom. So that's it for today, guys. We'll open the session for a few doubts. And then if there is nothing, we might as well close. So कुछ doubt है आप पूछ सकते हैं. Sir. Yeah. Ayush, Priyanshu, बोलिए. Sir, are there any limitation to this right to self-incrimination in Indian legal system, sir? Sorry, एक बार मैं I'm not able to hear. थोड़ा loud. सर कोई limitations है क्या सर right against self-incrimination में Indian legal system में? इसमें limitations हैं 2-3. जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो देना पड़ेगा. ठीक है. आपको अपना ब्लड सैंपल है वो देना पड़ेगा. ठीक है. आपको अगर फिंगरप्रिंट अपना देना पड़ेगा तो ये दे सकते हैं आप, ये देना पड़ेगा. लेकिन आपको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देना, वो सब देना, उसमें ये प्रोटेक्ट वो रिस्ट्रिक्शन है. यहाँ पॉलिटी में पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको. और आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट डिटेंशन है ना, राइट अगेंस्ट डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन, उसमें आएगा. इसमें एक होता है इप्सो फैक्टो पैक्ट लॉ होता है जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया 10 साल पहले. जी. तब उस क्राइम के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं थी, लॉ नहीं था. लेकिन आज उसके खिलाफ लॉ बन गया तो आज आपको उस क्राइम के लिए आज पनिश नहीं कर सकते. ठीक है. तब कोई रूल नहीं था. अभी आप करोगे, लॉ अगर पहले से था तो अभी पनिशमेंट मिलेगी. तो इसके 2-3 प्रोविजन है. जी.
सर और कोई डाउट है? पुलिस क्वेश्चन जो पुलिस क्वेश्चनिंग होती है जो उस टाइम जब ये एक्सरसाइज किया जा सकता है क्या सर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस क्वेश्चनिंग के टाइम? क्या चीज? सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस पुलिस क्वेश्चनिंग होती है। पुलिस जब क्वेश्चनिंग करती है वो एडमिसिबल नहीं होता ना कोर्ट में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। जो भी एविडेंस होता है या जो भी स्टेटमेंट होती है, इट शुड बी इन इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। इट इज एज गुड एज नथिंग। वो उसको उनको प्रूव भी करना पड़ेगा कोर्ट में ना। हम्म। डी के पास गाइडलाइंस आई थी 1997 में ना, कि जो अच्छा भी अच्छा बंदा है उसको 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ओके जो भी अपने हार्डकोर अपने अब्यूज करना है वो 24 घंटे के अंदर जो करना है कर लो, है ना। ओके ओके। हम्म, ये चीज थी। थैंक यू सर जी सर। और किसी को कुछ डाउट? जनवरी रिवाइज हो गया आप लोग का? So जनवरी you पढ़ will be लिया? taking test for January. Let me see. I will be taking mixed test. Let me see when I take it. Whether you guys have revised it. मैं 2-3 महीनों का इकट्ठे लूंगा ना टेस्ट। Okay. हाँ, तो रिवाइज हुआ आप लोग का? So नीड it's सम like 50%. नीड सम टाइम टू शर्मा। तो आप साथ साथ में रिवाइज नहीं करेंगे तो टाइम कम है ना। पर्पस ये है कि सिलेबस टाइम पे खत्म करने का, अगर रिवीजन आप करें टाइम पे। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए। अभी हम फरवरी खत्म हुआ है, मार्च शुरू किया है। विद इन नेक्स्ट 1 वीक आई थिंक हम 6 महीने तक पहुंच जाएंगे, 6-7 महीने। तो दिसंबर एंड तक 6-7 महीने तो हो ही जाएंगे। तो कोशिश करो उतना तो 6 महीने तक का तो हो जाए, जनवरी टू जून तक साथ साथ में। तो ट्राई टू डू लाइक दैट। ओके। जीएस में क्या प्रोग्रेस है आप लोग की? और मैथमेटिक्स इंग्लिश लॉजिक वो भी कर रहे हो साथ साथ में?